गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों। आज हम करने जा रहे हैं अपना पार्ट 19 और इस जो पार्ट को करने से पहले आपसे 1 मिनट बात करते हैं कि ये हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाओं का जो पार्ट है उसका लास्ट टॉपिक है, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो आज ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। नेक्स्ट जो है अपना आने वाले जो चैप्टर्स है वो आपके आने वाली जो कंपटीशंस परीक्षाएं हैं या आपके सिलेबस 9th और 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो NCERT में सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए और जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं और जैसे मान लो कोई RS की तैयारी कर रहा है या रीट की तैयारी कर रहा है, कॉलेज या स्कूल लेक्चर्स की कर रहा है या SI की कर रहा है या कांस्टेबल या पटवारी की कर रहा है या SSC या रेलवे की कर रहा है, तो उनके लिए जो आगामी मेरा जो चैप्टर्स रहेगा जो केमिस्ट्री से संबंधित रहेगा उनको मैं बिल्कुल सीक्वेंस से डालूँगा। और जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं जो मेरे को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आने वाले जो वीडियोज़ है उनको अच्छी तरह से देखें और अपनी नोटबुक में उसके नोट्स बनाते जाएं। तो जो आपके केमिस्ट्री की जो फंडामेंटल है उसको अच्छी तरह से कवर करेगा। तो करते हैं आज का हम लेक्चर शुरू। तो देखिएगा आज हमारे टॉपिक बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। पहले का नाम है संक्षारण और दूसरे का नाम है विकृत गंधिता। तो संक्षारण या कोरोशन क्या होता है और विकृत गंधिता या रेंसिडिटी क्या होता है। आपको पता है कि संक्षारण और विकृत गंधिता ये भी ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित ही अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ जाना और संक्षारण के अंदर क्या होता है, संक्षारण का मतलब वैसे देखें तो डीके होना, मतलब कि क्षय होना, किसी चीज का क्षय हो जाना, उसको हम संक्षारण कहते हैं। अम्लीय वर्षा से भी क्षय होता है, उससे भी संक्षारण हो जाता है। अगर हमारे मुंह की pH मान लो घट जाए तो भी हमारे मुंह में दांतों का संक्षारण होना शुरू हो जाता है। या मान लो अम्लीय वर्षा हो रही है तो जो इमारतें हैं और जो संगमरमर से बनी हुई है उन पर क्या हो जाती है, उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, उनका संक्षारण हो जाता है। या कोई लोहे का स्तंभ है या लोहा है या पुल है या कोई भी जो लोहे की चीज़ बनी हुई है या गार्डर है और उनमें भी क्या हो जाता है, जंग लगना या संक्षारण होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको जंग लगना भी कह सकते हैं। तो आइए कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है उससे हम थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। लोहे पर जंग लगना जिससे लोहे की चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फीकी हो जाती है और ये लालिमा युक्त भूरे रंग का हो जाता है। आपको पता है जब भी लोहे को जंग लगता है तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है और वो रेड कलर का यानी कि भूरा से कलर का पाउडरी रूप में उसका ऊपर से उसकी परतें निकलती जाती है। और वो वेट में भी क्या हो जाता है, जंग लगा हुआ लोहा वेट में भी क्या हो जाता है, भारी हो जाता है और भारी हो जाता है। और जंग लगा हुआ लोहा कभी भी जो प्रारंभिक स्थिति में सही क्वालिटी का लोहा था उसमें नहीं बदल सकता। इसलिए क्या करना पड़ता है, उस पर क्या करना पड़ता है, हम गेट जो होते हैं लोहे के बने हुए या गार्डर जो होते हैं या लोहे के सरिये जो होते हैं, तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसको क्या करते हैं, वार्निश करते हैं, प्राइमर करते हैं, पेंट करते हैं, जिससे क्या है कि उस पर
जंग नहीं लगती या उसका संक्षारण नहीं होता, और वो बरसात के या बाहरी जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, उसके संपर्क में आकर या बाहरी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उनमें ऑक्सीकरण या फिर उसमें क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स की रिएक्शन न हो और इससे बचा जा सके। तो देखिए, हम सिर्फ ये लोहे पर ही नहीं होता, ये चीज़ चांदी और तांबे पर भी आपने देखा होगा, तांबे पर भी आपने देखा होगा। सोने पर भी, सोने पर तो खास नहीं होती, सोने पर थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी नहीं होती। लेकिन चांदी काली हो जाती है संक्षारण के कारण, उस पर काले रंग की परत चढ़ने लगती है। तांबा जो होता है, तांबा क्या हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। आपने देखा ही होगा, तांबे का जो लोटा है या तांबे का जो बर्तन है, कोई भी जो तांबे की चीज़ बनी हुई है, उस पर हरे रंग की, उस पर मेल सी या परत सी जम जाती है, तो वो संक्षारण का ही उदाहरण है। अब हम लोहे पर जो जंग लगना, ये अभिक्रिया भी आपको याद रखनी है, आपके काम आएगी। और जंग का, लोहे पर जंग का आप फार्मूला है वो अच्छी तरह से क्या करें, नोट कर लें। तो इसका फार्मूला है, देखो आप, इसमें Fe2O3 तीन जल के अणु, यानी कि Fe2O3 के साथ में तीन जल के अणु जुड़े हुए हैं। तो इसको याद रख लो, चाहे 23 का उल्टा 32 होता है, यानी कि F के 2, O के 3 और हाइड्रोजन के साथ में 3 और 2 दोनों लगे हुए। तो इसको ऐसे कैसे भी करके आप याद कर लो, ठीक है। अब हम इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित। तो संतुलित करने से पहले इसको समझते हैं। ये मान लो लोहा है, ये आपके पास क्या है, लोहा है, Fe, ये लोहा है, फेरस है, लोहा। ये आपके पास कौन सी गैस है बेटा, ऑक्सीजन गैस है, ये गैस है। और ये क्या है, ये आपके पास उस हवा में या बरसात के कारण जो है वो नमी या जल हो सकता है। इन दोनों के कारण ही इस लोहे में जंग लगती है। इस लोहे में क्या लगती है, जंग लगती है, और बन जाता है क्या, आपके Fe2O3 और 3H2O। अब सुनिए कि इसमें हमने क्या कर दिया कि इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं, यहाँ पे पहले जल देखो, जल यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, आपके पास जो है हाइड्रोजन यहाँ पे है 2। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन कर देते हैं मान लो 6। जैसे ही हमने हाइड्रोजन 6 किए तो देखिए इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 और 2 6 और 2 8 हो गए। और यहाँ ऑक्सीजन कितने, 3 और 3 6 ऑक्सीजन है। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं 2। जैसे ही 2 किया तो ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, ऑक्सीजन हो गए हमारे पास कितने, ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 6। देखो 3 दूनी 6। और जल के अणु कितने हो गए, H2O कितने हो गए, H2O भी 6 हो गए। और 6 हमने यहाँ पे जल के अणु कर दिए। अब यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। और फेरस कितने हैं यहाँ पे, 4। तो यहाँ पे हम फेरस के 4 कर देते हैं। तो ये होगी आपकी समीकरण संतुलित। तो इस प्रकार से आपको समीकरण को संतुलित करना, ध्यान रखना यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ यही लेने हैं, ये जल के अणु लेने हैं, ये पूरे के पूरे जल के अणु लेने हैं। एक बार और देख लो कि 3 जल के क्या है इसमें अणु, और हमारे पास यहाँ पे जल का अणु मान लो था कितना, 1 था। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन को अगर मैं एक बार दोबारा इसको करता हूँ तो आप देख के थोड़ा दोबारा देख लो इसको कि इसको कैसे करते हैं। इसको आप सॉलिड लिख लो चाहे। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बेटा, 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं,
यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो हम क्या करेंगे, इधर वाली साइड 2 से गुणा करेंगे, इधर वाली साइड में ऑक्सीजन में 3 से गुणा करेंगे, तब 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दिए, ये 6 हो गए, यहाँ से 2 से गुणा कर दिए, तो ऑक्सीजन पहले संतुलित हो गए, 6 हो गए। लेकिन आप देखिए कि जल के अणु कितने हो गए, 2 3 6 हो गए जल के अणु। यहाँ पे जल के अणु 1 ही है तो यहाँ पे 6 कर दो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे Fe2 कितने हो गए, 4 Fe हो गए, तो यहाँ पे Fe 1 ही है तो 4 कर दिया, आसान ही है। अब हम बात करें कि अगर इसका निवारण करना है तो आप क्या करोगे, पेंट या वार्निश करोगे, ठीक है। पेंट या वार्निश करने से आपके ऑक्सीजन और जल की क्रिया लोहे के साथ में नहीं होगी और वो संक्षारित होने से बच जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं विकृत गंधिता की, रेनसिडिटी की। तो रेनसिडिटी का मतलब क्या होता है, विकृत गंधिता। इसी के अंदर ही आपको कुछ चीजें पता चल रही है। विकृत का मतलब बिगड़ना और गंधिता का मतलब गंध। जब किसी पकवान की या वसा युक्त पदार्थ की, जैसे अचार है या मिठाई है या कोई भी पकवान है, उनकी अगर हम काफ़ी लंबे समय तक अगर उनको रखते हैं तो उनके स्वाद में, उनके स्मेल में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है। जैसे अपने खाद्य पदार्थों को अपने घरों के अंदर, अब जैसे बरसाती मौसम चल रहा है या गर्मी का मौसम चल रहा है, तो होता क्या है कि खाना या पकवान हमने बना के रख दिया, तो अगर उनको सुबह से शाम तक ही रख दिया तो भी वो खट्टे हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। जैसे दूध भी कभी कभी फट जाता है गर्म नहीं करें तो होता क्या है कि फटने के कारण उनका जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है और उनमें स्मेल, बदबू आने लग जाती है। होता क्या है कि उसके अंदर छोटे छोटे जो माइक्रोब, सूक्ष्म जो जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया है या और भी कोई पदार्थ है, वो उसमें पनपने लग जाते हैं। पनपने से क्या होता है, उनका क्या हो जाता है। और आप इसके अलावा ये भी देखते हैं, कोई जैसे मान लो जानवर वगैरह मर जाता है तो उसमें भी क्या हो जाता है, उसमें भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है वो उसका अपघटन करना शुरू कर देते हैं। तो इस कारण से भी, तो ये देखिए कि वसा युक्त यानी कि गंध या स्वाद का बिगड़ना, विकृत होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री जैसे अचार है, सब्जी है या फिर मिठाई जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद व गंध बदल जाते हैं, क्योंकि तेल व वसा क्या होती जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, अपचित हो जाती है, जिससे क्या होती है वो विकृत गंधी। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, या तो दूध को फटने से बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, दूध को बार बार गर्म कर देते हैं, ठीक है, उसमें किण्वन की क्रिया हो जाती है तो बैक्टीरिया जो है वो पैदा नहीं होते, या फिर उस चीज़ को फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से क्या हो जाती है कि बैक्टीरिया को पैदा होने के लिए उस पदार्थ को उसमें किण्वन की या कोई भी क्रिया करने के लिए, अपनी जो अपघटनी क्रियाएं हैं वो करने के लिए कुछ तापमान की जरूरत होती है। अगर वो तापमान उसको न मिले, यानी कि टेम्परेचर फ्रिज में रख के उसके पदार्थ का कम रख देते हैं, तो बैक्टीरिया पैदा नहीं हो सकते। या फिर उसका एक कारण और भी हो सकता है, या तो आप ऐसे करो कि एयर टाइट कोई भी पदार्थ है उसको एयर टाइट कर दो। एयर टाइट करने से क्या है, उसमें ऑक्सीकरण की या अपचन की क्रिया नहीं होगी और वो पदार्थ बच जाएगा। तो आप जितने भी जो हमने खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है और उस पर लिखा होता है कि 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 3 महीना, लेकिन उस पर क्या होती है, बिल्कुल वैक्यूम टाइट, बिल्कुल हवा बिल्कुल पास ही नहीं होती, ऐसी उसकी क्या होती है, पैकिंग होती है। और आप लोग देखते हो जो थैलियों में जो कुरकुरे हैं या नमकीन हैं या जो भी आप खाते हो, तो उसमें भी क्या होती है, लगभग आधे से ज़्यादा हवा भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, आपकी जो नमकीन है या जो भी पैकिंग में सामान खाद्य सामग्री है उसको क्या है, ऑक्सीकृत होने से बचाती है। तो इस प्रकार उन चीज़ों का क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। तो देखिए कि इस क्रिया को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रतिऑक्सीकारक मिलाने से क्या होते हैं, उनकी जो है
रेंसिडिटी है वो रुक जाती है, या उनकी वायुरोधी या नाइट्रोजन युक्त क्या की जाती है, पैकिंग की जाती है। तो इस प्रकार से विकृत गंधिता होने से बच जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ मेरा जो प्रयास है, मैंने आपके सामने मेरे 2 चैप्टर्स रखे हैं, जिसमें पहला जो था मेरा लाइट वाला था और दूसरा जो था वो केमिकल रिएक्शंस का था। और अब जो आगे वाला जो चैप्टर्स है, जिसका एपिसोड या पार्ट काफ़ी बनेंगे, इसके पार्ट सिर्फ 19 या 20 ही बने थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। फिर भी अगर कोई इनके अंदर कोई त्रुटि रह जाती है, भूलवश कोई चीज़ रह जाती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को इसकी जानकारी दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।